हाय, दिस इज कोमल चौधरी और GS 365 के हिस्ट्री प्लेलिस्ट के एक और नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत पर ईरान और यूनानी आक्रमण का जो सिनेरियो है, जो राजा थे, जो डायनेस्टीज थी, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो फैक्टर थे उन सबको हम आज बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं। तो आज का सेशन डेडिकेटेड रहेगा ईरान और यूनानी आक्रमण के लिए, राइट। बट अभी तक हम बहुत ही ज़्यादा मेजर टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कवर किया था स्रोत को लेकर कि सोर्सेज क्या हैं अपने इतिहास को जानने का। फिर हमने समझा मानव विकास, फिर राज्यों का विकास किस तरीके से हुआ, फिर हमने हड़प्पा सभ्यता जानी, वैदिक सभ्यता हम कर चुके हैं, ठीक है। प्राचीन जो धार्मिक आंदोलन थे उनको भी हम समझ चुके हैं। और फिर हमने लास्ट सेशन में कवर किया था 16 महाजनपदों को लेकर। और फिर अब रिसेंट कल जो सेशन कंप्लीट हुआ है उस सेशन में हमने राइज ऑफ मगध यानी कि मगध का ही उदय क्यों हुआ, राइट। वहीं हमने जिक्र किया था एक छोटी सी बात कि धनानंद के समय जो नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, हमने बात की थी घनानंद। तभी हमने बात की थी कि घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं, ईरान और यूनानी आक्रमण, ठीक है। यह भारत पर जब हम बात कर रहे हैं एंशिएंट एरा में, तो भारत की सीमा रेखाएं बहुत विस्तार से थी और बहुत ही विस्तृत थी, राइट। तो हम बात करेंगे ईरान और यूनानी आक्रमण को लेकर। यूनान के कौन कौन से शासक थे, ईरान के कौन कौन से शासक थे, कौन सा वंश था जिन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है। पहले हम देखेंगे ईरान का आक्रमण। ईरान के आक्रमण कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से वंश थे, और ईरान के आक्रमण का भारत की व्यवस्था पर, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इन चीजों को भी हम देखेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट हम करेंगे यूनान का आक्रमण और सेम तरीके से जानेंगे कि जब सिकंदर द ग्रेट ने आक्रमण किया था तो उस आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, राइट। क्लियर। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत पर ईरान आक्रमण, राइट। तो यह भारत पर जब हम बात कर रहे हैं ईरानी आक्रमण, जिसे हम पारसी आक्रमण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पारसी आक्रमण भी बोलते हैं, पारसी आक्रमण भी बोलते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक? ईरानियों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत सिंध, पंजाब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। यह क्षेत्र सिकंदर के भारत पर आक्रमण तक ईरानी साम्राज्य के अधीन रहे। यानी एक बार जब इन्होंने आक्रमण कर लिया और जिन क्षेत्रों को विजय प्राप्त कर ली, जिन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, वह सिकंदर के आक्रमण तक ईरान के ही साम्राज्य का हिस्सा रहे। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है कि ईरान जो है उसका कौन सा शासक था, क्या क्या फैक्टर थे, फैक्ट क्या थे उस समय। तो ईरानी आक्रमण को हम समझेंगे पहले। ईरानी आक्रमण, ठीक है जी। ईरानी आक्रमण को हम जानने वाले हैं। तो उस समय पे कौन सा वंश था? तो किसी भी विदेशी आक्रमण के रूप में यह प्रथम विदेशी आक्रमण था, ठीक है। इससे पहले कोई भी विदेशी आक्रमण भारत पर नहीं हुआ, यह प्रथम विदेशी आक्रमण था। क्लियर पॉइंट यहां तक? बहुत ही सिंपल सा फैक्ट था कि यह प्रथम विदेशी आक्रमण था। इस समय पर ईरान का शासक कौन था? तो ईरान पे एक वंश था। कौन सा वंश था? हखामानी। कौन सा वंश था बेटा? हखामानी एक वंश हुआ करता था ईरान में, हखामानी। कौन सा वंश था? हखामानी वंश इस समय पर शासन कर रहा था जब भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई या फिर भारत पर आक्रमण हुआ। क्लियर। इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था साइरस सेकंड। क्या जी? साइरस सेकंड, ठीक है। साइरस सेकंड इस वंश का संस्थापक था। क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत? बहुत ही बेसिक और बहुत ही डीप में हम पढ़ने वाले हैं। मैं डैम श्योर मैं फिर से दावा कर रहा हूं कि जो ये लेक्चर कंप्लीट करेगा मेरे GS 365 चैनल से, उसे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय, जो टॉपिक यहां से कवर कर लोगे, उस टॉपिक के लिए कोई वीडियो, कोई लेक्चर, कोई नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है, ठीक है। क्लियर। तो इसका एक दूसरा नाम है क्रूस। क्या नाम है जी? दूसरा नाम है क्रूस। तो कहीं कहीं आपको क्रूस भी दिखेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्रूस यानी कि साइरस सेकंड की ही बात यहां पे हो रही है, राइट। तो हमने बात की कि प्रथम विदेशी आक्रमण था और ईरान में उस समय
हखामनी वंश के राजाओं का शासन था। इस वंश के संस्थापक थे साइरस सेकंड, जिसे आप जानते हैं क्रूस के नाम से भी। ठीक है, इनके समय पे क्या हुआ था, हखामनी वंश के समय पर क्या हुआ, साइरस सेकंड की जो सेना थी वह भारत की सीमा तक पहुंच गई थी, परंतु उन्होंने आक्रमण नहीं किया। ठीक है, तो इनका एक उत्तराधिकारी हुआ करता था, इनका एक उत्तराधिकारी था, क्या नाम था जी उत्तराधिकारी का, इनका एक उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी यानी कि वंश को आगे बढ़ाने वाला, इनका पुत्र कह लो या कोई भी प्रमुख जो इनके बाद राजा बना, उसका नाम था दारयभु। ठीक है, नाम क्या है, दारयभु। क्लियर, इसने पहली बार भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की, यानी कि भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, आप याद रखेंगे, भारत पर आक्रमण करने में सफलता। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हखामनी वंश था और प्रथम शासक कौन था जिसने आक्रमण किया, दारयभु। यहां तक कोई दिक्कत, डन, कोई संशय की बात तो नहीं है तक। ठीक, तो साइरस का एक और उत्तराधिकारी हम बात करेंगे, साइरस का एक उत्तराधिकारी था दारा फर्स्ट। एक और जिक्र करूंगा मैं, दारा प्रथम। क्या जिक्र करने वाले हम, एक और शासक यहां पे बात करेंगे, दारा प्रथम, जिसका एक दूसरा नाम था डेरियस। क्या नाम था, एक और नाम क्या था, डेरियस फर्स्ट। क्या नाम था जी, डेरियस फर्स्ट। क्या नाम था बेटा, डेरियस फर्स्ट। यह भी साइरस का ही उत्तराधिकारी था। यह क्या था, उत्तराधिकारी था साइरस का। ठीक है, मैं डेरियस फर्स्ट, यह बिजी था उस समय पे, बिजी थे ये मिस्र के अभियान में, यह मिस्र के अभियान में बिजी था, मिस्र में अभियान कर रहा था ये मिस्र को जीतने के लिए। मिस्र अभियान में बिजी होने के कारण इसने भारत जीतने की योजना नहीं बनाई। ठीक है, मिस्र अभियान में क्या था, ये बिजी था, मतलब इनकी प्रायोरिटी क्या थी, इनकी प्रायोरिटी थी मिस्र को जीतना। ठीक है, इसलिए यह कभी भारत को जीतने पर ध्यान नहीं दे पाए। राइट, यही सीरीज चली साइरस सेकंड के लिए। ठीक है, ये साइरस सेकंड की ये बात चली। राइट, इन्होंने भी कभी भारत को जीतने की बात नहीं की या फिर भारत को नहीं जीत पाए। ठीक, क्लियर पॉइंट। हालांकि अगर मैं बात करूं, डेरियस फर्स्ट ने योजना बनाई थी भारत पर जीतने की। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और चलेंगे। डेरियस फर्स्ट के बारे में कहीं कहीं अभिलेख मिलता है, एक बाहिस्तान अभिलेख है, एक अभिलेख का नाम है बहिस्तान अभिलेख। ठीक है, मतलब ये बहुत ही छिछली हिस्ट्री है जहां पर रिसोर्सेज अलग अलग रिसोर्सेज से अलग अलग कुछ कुछ बातें कही गई हैं, मैं आपके साथ सभी मर्ज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो बहिस्तान अभिलेख में ये कहा गया है कि इन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की थी, सिंध वाला जो क्षेत्र था, सिंध प्रदेश था, उसको जीत लिया था। इनका ये बहिस्तान एक अभिलेख है, उसमें ये इस बात की पुष्टि की गई, इसमें इस बात को बताया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक। डन। फिर एक और शासक आए, नेक्स्ट इनके उत्तराधिकारी बने, उनका नाम था क्षयार्स। क्या था जी, क्षयार्स। ठीक है, क्षयार्स, ये कौन है, ये इनके उत्तराधिकारी हैं क्षयार्स। इनके बारे में क्या है, इन्होंने जीता नहीं कुछ भी, भारतीय प्रांतों में अपना प्रभाव बनाए रखा, जो इन्होंने जीत लिया था सिंध। ठीक है, और अपनी सेना में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को भी नियुक्त किया। क्लियर पॉइंट यहां तक। इस जो सेना इन्होंने नियुक्त की थी, जिन भारतीयों को अपनी सेना में इन्होंने नियुक्त किया था, उस सेना ने यूनान के साथ भी युद्ध लड़े, ईरान में यूनान दोनों ही युद्धों में उन्होंने भाग लिया, और जो पारसी लोग थे उनके साथ संपर्क में आने से एक नई लिपि का जन्म हुआ, जिसे हम बोलते हैं खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि का जन्म किस तरीके से हुआ, सॉरी, खरोष्टी लिपि का जन्म किस तरीके से हुआ बताइए। सॉरी, तो जब क्षयार्स ने अपनी सेना में बहुत सारे हिंदी जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको शामिल किया, जो पारसी परंपरा थी, जो पारसी लिपि थी, उनके साथ क्या हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, और वहीं से एक नई लिपि का जन्म हुआ, जिसे हम जानते हैं खरोष्टी लिपि के नाम से। क्लियर पॉइंट है, जो अधिकतर पश्चिमी प्रदेशों में देखी जाती है। क्या रीजन था, क्योंकि पश्चिमी प्रदेश में ही इनका प्रभाव था, इन्होंने सिंध को ही जीता था। सिंध कहां पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, नहीं पड़ता है पश्चिम में, पश्चिमी क्षेत्र में सिंध पड़ता है, वहीं प्रभाव क्या मिलेगा, खरोष्टी लिपि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत, तो ये तो इंफॉर्मेशन थी कि जो हमारे
जो प्रथम आक्रमण था उस समय वंश कौन सा था, क्या सिचुएशन थी, कौन संस्थापक था, क्या क्या चीजें आपके सामने थी। राइट, क्लियर। थोड़ा फैक्ट पढ़ लेते हैं अपनी बुक में। उस समय की स्थिति क्या थी भारत की, बताइए जी। उस समय पर भारत की क्या स्थिति थी। तो उत्तर पूर्व भारत में छोटी छोटी रियासतें और गणराज्य धीरे धीरे मगध साम्राज्य में विलीन हो गए थे। आप सभी को पता है, जब हम बात करते हैं मगध की, तो मगध का जो क्षेत्र था वो स्टार्टिंग में क्षेत्र था, ठीक है। सिंध पश्चिमी भाग पूरा पूरा क्या था, अछूता था, मगध के साम्राज्य में विलय नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक, डन, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। तो जो पूर्वी क्षेत्र था वह छोटी छोटी रियासतों में था बटा हुआ। एक मगध जिस तरीके से मगध एक विशाल साम्राज्य था, पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य वहां पर स्थापित नहीं हो पाया था। जैसा कि हमने देखा, पूर्व में मगध एक बड़ी शक्ति के रूप में निकल कर आया था। हालांकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति अलग थी। कई छोटी रियासतें जैसे कंबोज, गांधार, मद्रास आपस में लड़ती रहती थी। एक हिस्ट्री में आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि कोई शासक यहाँ पे शासन कर रहा है, अगर वह यहाँ पे कर रहा है तो इन दोनों में आपस में युद्ध जरूर होगा। अपनी जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए आपस में इनका वॉर जरूर होगा और चारों तरफ से होगा। यहाँ भी ट्राई करेंगे, यहाँ भी ट्राई करेंगे, यहाँ भी ट्राई करेंगे, ठीक है। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वह जरूर ट्राई करेंगे और यहीं से युद्ध और संघर्ष से छोटे छोटे बैटल्स होते रहेंगे। तो वही स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी। इस क्षेत्र में मगध जैसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। तो क्या समझ में आया कि पश्चिमी क्षेत्र में, जब हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र में, कोई भी बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं था जो सैनिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो और ईरान से आने वाले शासकों को चुनौती दे सके। यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा आक्रमण को समझिए। ईरानी शासक डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया और सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित पंजाब और सिंध को अपने अधीन कर लिया। तो यहां पे हम जिक्र कर रहे थे बहिस्तान अभिलेख की, तो यहां पे हम जिक्र करेंगे बहिस्तान अभिलेख को लेकर। बहिस्तान अभिलेख, ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। बहिस्तान अभिलेख को हम जिक्र करेंगे जो कहां मिला है, गांधार प्रदेश की विजय की जो बात करता है, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज हम बात करेंगे, गांधार विजय की हम बात भी यहां पे कर सकते हैं। गांधार विजय की हम यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे लिखा हुआ है, यह क्षेत्र ईरान के 20वें प्रांत या छत्रप में परिवर्तित हो गया था, जिससे कुल 28 छत्रप थे। छत्रप यानी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ स्टेट होता है, किस राज्य को जीता, वहां पर किसी छोटे राजा को या फिर अपनी किसी संतान को राजा क्या करता था, गवर्नर के रूप में अपॉइंट कर देता था। जिस तरीके से आज केंद्र सरकार अपने राज्यों में गवर्नर को नियुक्त करती है, उसी तरीके से राजा महाराजा भी एक सेंट्रल शक्ति होने के बावजूद छोटे छोटे राज्यों में अपने गवर्नर नियुक्त करते थे। तो उन राज्यों को ईरान में छत्रप बोला जाता था। क्या बोला जाता था, छत्रप बोला जाता था। और माना जाता था कि सिंध को, कहां पे चला गया हीरा, सिंध को इन्होंने क्या बना दिया, एक 20वें क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया था, यानी कि अपना एक स्टेट बना लिया था। क्लियर। आगे देखेंगे, भारतीय छत्रप में सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा और सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित पंजाब का भाग शामिल था। तो कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था भारतीय छत्रप में, सिंध वाला, उत्तर पश्चिमी सीमा और सिंधु नदी के पश्चिम वाला जो पंजाब वाला एरिया वो है। तो कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भारत पर ईरान से जो आक्रमण हुआ उससे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो राजनीतिक प्रभाव के रूप में देखें, इस आक्रमण का प्रभाव भारत राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन इसने उन क्षेत्रों में भारतीय रक्षा की कमजोरी को उजागर किया और सिकंदर की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय प्रांतों में फारसियों द्वारा शुरू की गई छत्रप शासन प्रणाली बाद में राजवंशों, विशेष रूप से शक और कुषाणों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करती थी। अब समझिए इस पॉइंट से क्या समझ में आया। जब हमें इससे पहले जब तक ईरान की तरफ से कोई आक्रमण नहीं हुआ था, तो जो पश्चिमी एरिया है उस क्षेत्र में किसी भी शासक ने विस्तार नहीं किया। सबको लगता था कि यहाँ पे एक बहुत मजबूत शक्ति कार्य करती है जिसको जीतना आसान नहीं है। बट ईरान से आए शासकों ने उसकी पोल खोल दी, ठीक है। तो सबको लगा तो इसको तो आसानी से जीता जा सकता है। इसी का फायदा किसने उठाया, सिकंदर ने, ठीक है साहब, क्लियर। तो आगे जब देखेंगे तो सिकंदर भी जीतता चला जाएगा, राइट। दूसरा पॉइंट, वहां से जो भारतीय सैनिकों को शामिल किया था छयार्स ने, उसमें क्या देखा था कि वहां से पारसियों के साथ जब संस्कृति का आदान प्रदान होगा तो जो कॉन्सेप्ट था छत्रप का कॉन्सेप्ट, उसे हमारे आने वाले राजवंशों ने भी क्या किया, फॉलो किया। उसको एक क्या माना, आइडल माना। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, शक और कुषाणों ने इसको आइडल के रूप में माना, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी, चले आगे।
चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्यापार को प्रोत्साहन। आपसी संपर्कों ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। जब क्या हुआ, वहां से ईरान से लोग आके सिंध को एक स्टेट बना दिया, तो सिंध में जो रहने वाले लोग थे उनका व्यापार भारत में होता था। ठीक है, चारों तरफ व्यापार हो रहा है और लोगों का आदान प्रदान हो रहा है, तो व्यापार को क्या होता है, संस्कृति आदान प्रदान होती है तो व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। लोग मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, बातों से क्या होता है, नए नए विकल्पों की क्या होती है, पुष्टि होती है, पता चलता है नए नए विकल्पों का। तो भारत के व्यापारी और सौदागर अपने माल का व्यापार करने के लिए विशाल फारसी साम्राज्य के दूर दराज इलाकों स्थानों तक पहुंचने लगे। यानी जो पारसी साम्राज्य था, जो ईरान का साम्राज्य था, वहां तक भारतीय माल पहुंचने लगा। इस बात का फायदा हमें मिला, सिंधवासियों को। इस प्रकार फारसी माल का भारत में सुचारू रूप से प्रवाह होने लगा। यानी कि यहां से जा रहा है फारसी, तो फारसी से भी तो आएगा ना भाई। ठीक है, तो क्या हुआ, व्यापार का आदान प्रदान हुआ और व्यापार को बढ़ावा भी मिला इससे। तो पता चल गया व्यापारिक रूप से हमें क्या फायदा हुआ। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कला और स्थापत्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ईरानी कला ने भारतीय कला को प्रभावित किया। अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर आदर्शों को अंकित करके उनका प्रचार करने की ईरानी परंपरा का पालन किया और भारतीयों ने भी पॉलिशिंग की कला सीखी। ठीक है, तो जो हम आज देखते हैं सारनाथ का जो स्तंभ है, उस स्तंभ की जो बहुत सारी चीजें हैं वो ईरान से क्या है, कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम टू सेम बना दिया है, बट बहुत सारी चीजें वहां से सीखे के कारीगरों द्वारा की गई हैं। जो कारीगरी वहां पे की जाती थी वही कारीगरी हमें अशोक के स्तंभ में देखने को मिलती है। ठीक है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जब दो लोग मिलते हैं, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, विचार आदान प्रदान होते हैं, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, कला भी प्रभावित होगी और क्या होगा, समाज भी प्रभावित होगा। ठीक है, क्लियर। तो संस्कृति का आदान प्रदान भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब लोग मिलते हैं तो क्या होगा, समाज प्रभावित होगा, इकोनॉमिक्स भी होगी, अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। ठीक है, कला भी प्रभावित होगी, हमारी संस्कृति भी प्रभावित होगी। नेक्स्ट हम बात करें, राजनीति भी प्रभावित होगी। ठीक है, यही कारण क्या था कि जब स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत काल को हम थोड़ा सा लेके आऊं, तो स्टार्टिंग में लोगों में राजनीतिक जो चेष्टा थी, राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता जिसे कहते हैं, वो उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब लोग आपस में मिलने जुलने लगे, ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम किया, रेलवे। अंग्रेजों ने रेलवे को अपने फायदे के लिए स्टार्ट किया था, बट हमने उसका फायदा क्या लिया कि लोग ट्रेवल करने लगे एक स्थान से दूसरे स्थान। जब ट्रेवल करे तो लोगों ने आपस में बात की, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, विचार साझा हुए और तब हमें पता चला कि सब की समस्या एक है और उसका समाधान भी एक है। राइट, क्लियर। तो इसी तरीके से राजनीति भी प्रभावित होती है। क्लियर, डन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, खरोष्ट लिपि। खरोष्ट लिपि के बारे में हम बात कर चुके पहले ही, कोई दिक्कत यहां तक। चले आगे, चलिए सिक्का निर्माण का प्रभाव क्या रहेगा। भारत में प्रचलित फारसी चांदी के सिक्के अपनी परिष्कृत ढलाई और आकर्षक रूप रंग के लिए जाने जाते थे। इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि भारतीय शासकों ने भी फारसी मॉडल पर आधारित अपने सिक्के ढालने के लिए इस तरह की तकनीक अपनाई। इस प्रकार ईरानी आक्रमण के कुछ स्थायी प्रभाव हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा के बारे में पता चला, जिससे उनका लालच और बढ़ गया और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो एक चीज और समझ लीजिए, इसका क्रैक्स क्या है। क्रैक्स सिंपल सा ये है कि जो भी नदी के पास का क्षेत्र होता है, जब नदी चल के आती है तो अपने साथ बहुत सारी जलोढ़ मृदा लेके आती है, और जलोढ़ मृदा कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। जहां पर जलोढ़ मृदा रहेगी वहां पर कृषि अधिशेष उत्पन्न करती है, यानी कि अधिक ज्यादा खर्चे से अधिक ज्यादा खाना उत्पन्न करेगी। खाना उत्पन्न होगी तो उसका क्या होगा, व्यापार होगा, धन संपदा आएगी। तो उससे क्या हुआ कि ईरानियों ने उसका फायदा उठाया। ईरानियों को देखकर ही यूनान के लोगों को क्या हुआ, लालच आया और उन्होंने भी क्या किया, भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक। चले आगे, चलिए। तो ये था हमारा ईरान से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट फैक्ट, सारी चीजें आपके सामने रख दी गई हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूनानी आक्रमण या फिर मकदूनियाई आक्रमण। यूनानी आक्रमण या फिर मकदूनाई, क्या लिखा हुआ है, मैसेडोनाई, मकदूनाई भी लिख सकते हैं आप। क्लियर यहां तक। चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक, तो भाई ईरान से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चले आगे, चलिए अब देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे यूनान का आक्रमण यानी कि मकसूदनियाई आक्रमण, जहां पर हम सिकंदर के आक्रमण को विशेष यहाँ पे महत्व देंगे।
ठीक है, क्लियर। तो ईरान के आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा और उस समय पे भारत में शासन कौन किसका शासन था? नंद वंश का शासन हुआ करता था और शासक था घनानंद, जब हम बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण की। ठीक है, क्लियर। तो सिकंदर किसका पुत्र था? सिकंदर मैसिडोन। यहां पर हम स्पेसिफिक बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण की। किसकी बात करेंगे? सिकंदर के आक्रमण की बात करेंगे। हम बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण की। तो सिकंदर जो है वो किस वंश का शासक था? मैसिडोन के क्षत्रप। किसका था जी? मैसिडोन के एक जो मैसिडोन है यानी कि यूनान की हम बात कर रहे हैं, यूनान का एक क्षत्रप था, एक स्टेट था। ठीक है, उस स्टेट का गवर्नर था फिलिप फर्स्ट। कौन था? फिलिप फर्स्ट, उसका पुत्र था जी। ठीक है, किसका पुत्र था? फिलिप फर्स्ट का पुत्र था, फिलिप प्रथम का पुत्र। क्लियर पॉइंट यहां तक? तो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम सिकंदर। पहले सिकंदर को जान लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। पूरा जो आक्रमण का सिनेरियो है मकसुदुनिया का, वो सब पूरा सिकंदर बेस्ड ही है। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम? फिलिप फर्स्ट का पुत्र। ठीक है, और ये कौन थे? ये मकसुदुनिया का क्षत्रप। ठीक है, मकसुदुनिया के क्षत्रप यानी कि स्टेट का एक गवर्नर थे, जिनका पुत्र था जिनका पुत्र था सिकंदर। ठीक है, तो हम पहली बात कर चुके हैं कि पश्चिम एरिया में भारत की स्थिति क्या थी। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भी भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है, जिसमें से कुछ गणतंत्र थे, कुछ राजतंत्र को लेकर थे, जिनको अलग अलग जीतना किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर हम बात करें सिकंदर के लिए कोई ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं थी। ठीक है, तो सिकंदर ने भारत के विजय एक मिनट देना, पानी पी लेता हूं मैं। चलो, तो हम बात करेंगे सिकंदर को लेकर, राइट। तो सिकंदर का जो विजय अभियान था वो 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ। तो सिकंदर का विजय अभियान की बात करेंगे। विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व से कहां से स्टार्ट हुआ? बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ था जी। कहां से? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से यानी कि यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया जीतना। ठीक है, क्लियर पॉइंट। कहां से हुआ था जी? बैक्टीरिया, जिसे कहीं कहीं आपको बल्क भी दिखा मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? बल्क भी लिखा मिलेगा, बल्क। तो दोनों वर्ड आप याद रखेंगे, बल्क और बैक्टीरिया। सिकंदर महान का जो विजय अभियान था कहां से स्टार्ट हुआ है? बैक्टीरिया से। यहीं से उन्होंने जीतना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बैक्टीरिया को जीता, काबुल पहुंचे, काबुल में हिंदुकुश पर्वत को पार किया और वहां से विजयनगर, जो कि भारत का सबसे निकटवर्ती क्या था? क्षेत्र था इसके लिए। ठीक है, वहां से तक्षशिला के राजा अंबी से मुलाकात की और वहां से क्या हुआ? जिन्होंने राजा अंबी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो सिकंदर था, सिकंदर को पूर्णतः सहयोग देने का क्या किया था? वचन दे दिया था। क्लियर? ठीक है, तो सिकंदर ने बैक्टीरिया को जीता, काबुल पहुंचे, काबुल से हिंदुकुश पर्वत पार किया, फिर वहां से पहुंचे निकैया जो विजयनगर का एरिया है, और वहां तक्षशिला पहुंचे। तक्षशिला के जो राजा अंबी हैं वो उनसे मिले और मिलकर उन्होंने क्या किया? एक प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको पूर्णतः सहयोग देंगे। यानी कि पहला शासक जाते ही नतमस्तक हो गया। ठीक है, फिर वो आगे बढ़े और आगे उनका सामना हुआ राजा पोरस से। किसके साथ हुआ जी? राजा पोरस। तो मैं पहले हटता हूं निकैया वो जब छोड़ देता हूं। ठीक है, तो राजा अंबी ने प्रॉमिस कर दिया और फिर नेक्स्ट इनका सामना हुआ पोरस से। किससे हुआ जी? पोरस से इनका सामना हुआ था, जिसे जिसे प्रबल प्रतिरोध जिसे कहते हैं, और तरीके से प्रतिरोध हुआ। और इस जो राजा सिकंदर प्लस पोरस के राजा, पोरस प्लस सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ। दोनों के बीच हाई स्पीडीज का युद्ध। हाई स्पीडीज का युद्ध। ठीक है, हाई स्पीडीज का युद्ध यह लड़ा गया था वितस्ता नदी के किनारे। वितस्ता नदी है एक। वितस्ता नदी को वर्तमान में हम झेलम के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में जब आप पढ़ेंगे तो वर्तमान में यह नदी है झेलम। ठीक है, तो इसका नाम
पुराना नाम वितस्ता है और प्रेजेंट में इसे झेलम नदी के नाम से हम जानते हैं। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? पोरस की हार हुई थी। बट उसका प्रतिरोध देख के सिकंदर ने क्या किया? उसका राज्य वापस लौटा दिया। समझ में आ गया पॉइंट? कि उसने प्रतिरोध इतना जबरदस्ती किया कि वह उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। ठीक है, क्लियर पॉइंट हद तक? ठीक। फिर सिकंदर आगे बढ़ा। सिकंदर ने और बहुत सारे जो जातीय साम्राज्य उनको हराया, सबको क्लियर किया और विजय अभियान कहां पे रुका? जब मध्य भारत पर व्यास नदी के किनारे पहुंचा और वहां उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय पर घनानंद या नंद वंशों की बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। हमने कल लास्ट सेशन में जिक्र भी किया था कि 2 लाख पैदल सैनिक थे, 60,000 घोड़े और 6,000 3 से 6,000 युद्ध हाथी हुआ करते थे उस समय पर। ठीक है, तो बहुत ही विशाल सेना नंद वंश के शासकों के पास थी, जिसके भय से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ठीक। तो इसने क्या किया कि जो इसका सेनापति था, जब सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया तो उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय प्रदेशों को सेनापति तो था फिलिप, तो सेनापति था इनका एक सेनापति था। सेनापति कौन था? फिलिप। फिलिप को राज्य सौंपा और वहां से लौट गया। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ठीक। और 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु स्थान की बात करूं, बेबीलोन में हुई थी। किस में हुई थी बेटा? बेबीलोन में। बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर पॉइंट है? डन। ठीक। तो प्रभाव वही रहेगा, लोगों का आना जाना बढ़ा, मिलजुल बढ़ा, है ना? तो मिलजुल बढ़ेगा तो अलग अलग राजनीतिक, सांस्कृतिक, सब तरह के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। समाज पे, राजनीतिक रूप से सब तरीके के प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका प्रभाव सब जगह हुआ। ठीक है, अब उसी जो चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि उस समय की स्थिति क्या थी। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब भारत की स्थिति क्या हुआ करती थी, जो भारत राज्य थे वो कैसे थे। तो उस समय भारत में कोई शक्तिशाली साम्राज्य, अरे यार इधर आजा, पहले पढ़ते हैं। मैसेडोनिया यूनान का एक पारंपरिक क्षेत्र है जो देश के उत्तर मध्य भाग में फैला हुआ है। भारत पर यूनानियों की विजय ईसा पूर्व वर्षों में हुई और भारत और यूनान के बीच विशेष रूप से रेशम, मसालों और सोने का समृद्ध व्यापार फल फूल रहा था। यूनानियों ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, जिसकी शुरुआत 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व के बीच सिकंदर महान की विजय से हुई। ठीक है, तो सिकंदर ने क्या किया है, एक रास्ता खोल दिया था लोगों के लिए। तो फिर उसके बाद कई बार आक्रमण यहाँ पे हुए हैं। ठीक है साहब, क्लियर? डन। तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी? उस समय भारत में कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। पूरा देश कई छोटे छोटे गणराज्यों और राजशाही राज्यों में बटा हुआ था, जो लगातार आपस में लड़ते रहते थे। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी राज्य है, सपोज ये राज्य है, तो ये आसपास के राज्य से लड़ेगा ही लड़ेगा। ये वाला है तो ये चाहेगा कि मेरी सीमा बढ़ जाए इस तरफ, ये चाहेगा मेरी इस तरफ हो जाए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में आप पूरे कॉन्सेप्ट रख लेना। जब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें मैं मैप से बताऊंगा कि यहाँ पे ये हो रहा था, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि हाँ ये तो लड़ेगा ही लड़ेगा, यह तो लड़ाई होनी होनी है, युद्ध होना ही होना है। बस डेट याद रखेंगे कि ये युद्ध इस समय पे हुआ था बस। ठीक है, उसका किसने किसको मारा वो हम यहाँ दिख जाएंगे मैप पे। किसने इसको लपेट दिया, काम खत्म, विकेट निकला और यहाँ से खेल खत्म। राइट, क्लियर? तो व्यास नदी के उस पार स्थित शक्तिशाली मगध साम्राज्य के पास पश्चिम में स्थित राजाओं में राज्य रहे। राजनीतिक परिवर्तनों में हस्तक्षेप करने की ना तो इच्छा शक्ति थी और ना ही समय था। ठीक है, बहुत कम समय के लिए क्या हुआ था, सिकंदर भारत रहा। तक्षशिल राज्य सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। इस पर अंबिका शासन था, जो अपने पड़ोसी शासक पोरस का कट्टर शत्रु था। ठीक है, तो ये मालिक साहब ने क्या किया, कट्टर शत्रु थे और तुरंत जाकर सिकंदर से मिल गए, है ना? सिकंदर से जाके मिल गए तुरंत, कहा कि पूर्णतः सहयोग करेंगे, तुम बस पोरस को हरा दो, है ना? कैसे कैसे लोग थे, मतलब शकुनी ऐसे नहीं है आज ये नहीं है कि बहुत ही हम देखें कि इतिहास में एग्जाम्पल रहे कि विभीषण था, है ना? तो ये ऐसे लोग मिल जाते हैं अक्सर आपको, है ना? पोरस झेलम और चिनाब नदी के बीच क्षेत्र
पर शासन करता था, उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी जिसने सिकंदर के विरुद्ध अच्छी लड़ाई लड़ी। इसी से प्रभावित होकर इसी बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने जीतने के बाद भी इसका क्षेत्र से वापस कर दिया था। मगध साम्राज्य व्यास नदी के पूर्व में मगध का शक्तिशाली साम्राज्य था जिस पर नंदों का शासन था और 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घोड़े और 1 से 6,000 हाथी थे और 2,000 चर घोड़े वाले रथों से युक्त एक विशाल सेना थी। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो इस भय से सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो कभी किसी से नहीं हारा वो अपने सैनिकों से हार गया। ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है सिकंदर के लिए कि जो कभी किसी से नहीं हारा वह अपने ही सैनिकों से हार गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सामाजिक स्थिति क्या थी? लोग सादा जीवन जीते थे, चोरी चकारी आम बात थी, हालांकि सती प्रथा, बहुविवाह, दास प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, सती प्रथा, बहुविवाह और दास प्रथाएं प्रचलित थी इस समय पर भी। क्लियर? भारतीयों ने कला, वास्तुकला, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रगति की थी। आर्थिक स्थिति की बात करें, लोगों द्वारा कृषि, व्यापार, विभिन्न शिल्प कलाएं अपनाई जाती थी। व्यापार विकसित था। भारतीय व्यापारी दूर दूर के क्षेत्रों में यात्रा करते थे जहां वे ऊनी कंबल, खाल, घोड़े, हाथी और कीमती पत्थरें बेचते थे। ठीक है, तो भारत पहले ईरान से संपर्क में आ चुका था, तो ईरान के साथ व्यापार हुआ, फिर यूनान के संपर्क में आ गया, तो यूनानियों के साथ भी भारत ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ईरान और भारत के संबंध अच्छे हो गए। यहां से इस आक्रमण के बाद एक नया रास्ता खुला यूनान और भारत के व्यापार का। ठीक है, तो यानी कि कहते हैं ना कि कैसे आपदा में भी अवसर को ढूंढ निकालने वाली चीज यहां पे ये हो जाती है। व्यापारी समृद्ध थे और व्यापार का राज्य का नियंत्रण था। सिक्कों का प्रयोग विनियमन के लिए माध्यम से भी किया जाता था। सिक्कों का प्रयोग यहां पे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है साहब, चले आगे। चलिए सिकंदर की विजय देख लेते हैं। 327 से 326 ईसा पूर्व तक है। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने पंजाब पर अपना आक्रमण शुरू किया। सिकंदर ने हाई स्पीड जो 326 ईसा पूर्व में भारतीय सम्राट पोरस के विरुद्ध एक महान युद्ध लड़ा। उसने पोरस के साथ संधि की और उसे अपने राज्य का छत्रप नियुक्त कर दिया। ठीक है, पोरस के राजा के पूर्व में गंगा नदी के पास मगध का शक्तिशाली राज्य शासन करता था। गंगा नदी पर एक और दुर्जय भारतीय सेना का सामना करने की संभावना से थकी हुई और भयभीत उसकी सेना हाई स्पीडीज आधुनिक व्यास में विद्रोह कर दिया और आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो बार बार घूम फिर के सिर्फ एक ही बात आ रही है कि मध्य में एक बहुत ही क्या थी? बड़ी शक्ति थी, बड़ी सेना वाली शक्ति थी जिसको हराना लगभग मुश्किल नहीं, असंभव ही था। यह मानते हुए सेना ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उसके आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है जी, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो सिकंदर का आक्रमण भारत के लिए इतिहास में एक महत्वहीन घटना है और इस प्रकार इसने भारत की सभ्यता पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। स्थायी प्रभाव इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि एक तो वो बहुत कम समय के लिए भारत में रहा, सिर्फ जीतता चला गया, लगातार युद्ध में इन्वॉल्व रहा, कोई एक क्या हुआ? स्थापित योजना नहीं दे पाया, स्थापित कोई सिस्टम नहीं ला पाया जिसके कारण उसका प्रभाव लंबे समय तक चलता। ठीक है, दूसरा फिर उसकी जल्दी मृत्यु हो गई, असामयिक समय में उसकी मृत्यु हो गई, भारत में कम समय तक रहा। ठीक है, जिसके कारण यूनानी भारत की सभ्यता भारत को प्रभावित नहीं कर पाई, बहुत ही कम प्रभावित हुई भारत यूनानी सभ्यता से, हालांकि ईरान से ज्यादा प्रभावित हुई। ठीक है, यह केवल एक सीमावर्ती क्षेत्र आक्रमण था और इसका भारतीय सभ्यता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि बहुत कम समय के लिए बहुत ही थोड़ा प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। जो उसके आसपास के क्षेत्र थे जहां पर उसका शासन बहुत लंबे समय तक रहा, जिन क्षेत्रों में वहां पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि ईरान का शासन बहुत लंबे समय तक रहा, इसलिए ईरान का प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है और यूनान का प्रभाव हमें कम देखने को मिलता है। राइट, क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है उसके आक्रमण के अप्रत्यक्ष रूप से कुछ तो प्रभाव था। ठीक है, क्योंकि हमने बात की कि स्थायी रूप से कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि स्थायी रूप से उन्होंने कोई सिस्टम नहीं दिया, स्थायी रूप से कोई हमें प्रभावित करने वाली चीज हम उनसे नहीं सीख पाए। राइट, लेकिन क्या था यहां से हमें एक चीज को अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ा? मौर्य वंश की स्थापना में उन्होंने सहायता की। कैसे सहायता की? उन्होंने जो वहां के राज्य क्षेत्र थे, जो पश्चिमी क्षेत्र थे, उन राजाओं की कमजोरियों को फिर से एक बार उजागर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो महत्वाकांक्षी शासक होते हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उन्होंने क्या किया? इन क्षेत्रों को मगध में मिलाने की योजना बना डाली और मिला ही लिया अल्टीमेटली। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण ने विभिन्न राज्यों और पंजाब की युद्ध प्रिय जनजातियों की शक्ति को कम कर दिया, जिसे चंद्रगुप्त के लिए उन्हें वश में करना काफी आसान हो गया। इसने भारतीय एकता को बढ़ावा देने में सहायता की, यानी कि पूरे भारत को एक छत्र में लाने में इसने योगदान दिया। ठीक है, योगदान कह के नहीं दिया था, इनडायरेक्टली समझने वाले जो महत्वाकांक्षी शासक होते हैं, जो दूरदर्शी शासक होते हैं, वो इन चीजों को भाप लेते हैं और क्या प्रयोग कर देते हैं, और वही किया चंद्रगुप्त मौर्य जी ने।
ठीक है, क्लियर। सिकंदर द्वारा इन छोटे छोटे राज्यों और युद्ध प्रिय जनजातियों को कुचलने जाने तक एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करना बहुत आसान हो गया। यानी कि अब आसान हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कि वह इजीली मौर्य वंश को का विस्तार कर सकें और एक बड़े और बड़े भूभाग पर मौर्य वंश का परचम लहरा सकें। राइट, यहां से आगे बढ़ेंगे हम। पश्चिमी देशों के साथ संबंध में सुधार कैसे हो गया कि सिकंदर के आक्रमण से भारत और यूरोप के बीच 4 नए मार्ग खोले, जिससे भारत अब यूरोप देशों के साथ सीधे संबंध बना सकता था। मैंने क्या कहा कि वापस से एक नया रास्ता ओपन हो जाता है कि भारत अब यूरोप के साथ भी व्यापार कर सकता था। डन, क्लियर। इन मार्गों की खोज ने व्यापार को भी बढ़ावा दिया और भारतीय व्यापारी, कारीगर, धार्मिक विद्वान दूसरे देशों में गए और कुछ लोग दूसरे देशों से भारत में आए, जिससे क्या हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और संस्कृति का अनेक क्षेत्रों पर भी प्रभाव देखा जा सकता है। क्लियर पॉइंट यहां तक, कोई दिक्कत? और ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृति का आदान प्रदान। तो ये था हमारा प्रभाव कि सिकंदर के आक्रमण का जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो क्या प्रभाव था। ठीक है, क्लियर। देन यहां तक कोई दिक्कत? तो जब हम बात कर रहे थे सिकंदर की, तो सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था बेटा, कुल 19 महीने भारत में रहा। तो 19 महीने भारत में रहने के बाद भी वह लगातार किसमें, लगातार युद्ध में इन्वॉल्व रहा। किसमें रहा? लगातार युद्धों में इन्वॉल्व रहा। ठीक है, लगातार इन्वॉल्वमेंट था वॉर्स में एंड बैटल में। ठीक है, क्लियर। तो वह कोई स्थापित योजना नहीं दे पाया, जिस कारण उसका प्रभाव लंबे समय तक भारत पर पड़ता। ठीक है, जल्दी मृत्यु हो गई और यह भारत से लौट गया। तो इसने जो जीते हुए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को अपने क्षत्रपों में क्या कर दिया, अपने उत्तराधिकारियों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सिंधु का उत्तरी भाग, सिंधु का उत्तरी भाग व पश्चिमी भाग। ठीक है, तो यहां पे उत्तरी भाग प्लस पश्चिमी भाग दोनों भागों को लिखेंगे। और यह किसको दे दिया था, यह किसको दे दिया था बताइए जरा, यह किस शासक को दिया था? यह दे दिया था फिलिप को। किसको दिया था जी? फिलिप को दिया था, पीछे लिखवा चुका हूं मैं, फिलिप को दे दिया था। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, नेक्स्ट एक और इन्होंने एक और डिवाइडेशन किया था कि सिंध और झेलम का भाग किसको दिया था? सिंध व झेलम, सिंध और झेलम का भाग किसको दिया था? तक्षशिला के राजा अंभी। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, वादा किया था, तो इन्होंने क्या किया, वादा पूरा कर दिया जी कि आपने हमें कोऑपरेट किया, अब हम आपको भी कोऑपरेट करेंगे। अरे यार तक्षशिला नहीं लिखा जा रहा, तक्षशिला अंभी। क्लियर पॉइंट है, तक्षशिला के राजा अंभी को दिया। दूसरा झेलम और व्यास। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट क्या आंसर है? झेलम और व्यास। ये किसको दिया? ये पोरस को दिया, पोरस के अंडर कर दिया था राजा, पोरस के राजा के अंडर कर दिया था। ठीक है, और सिंधु का निचला मैदान दिया था पिथोन को। जो सिंधु का निचला मैदान है, सिंधु का निचला मैदान पिथोन, क्या नाम था बेटा? पिथोन। ठीक है, पिथोन को दे दिया। क्लियर पॉइंट यहां तक? डन। राइट, तो ये था सिकंदर का डिवाइडेशन कि सिकंदर ने अपने साम्राज्य को किस तरीके से डिवाइड किया। ठीक है, क्लियर। तो सिकंदर कौन था? सिकंदर, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिकंदर यूनान के राजा मकसुदुनिया का एक शासक था। ठीक है, वह अपनी पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसने काबुल व सिंध के बीच सिकंदरिया नामक एक नगर की स्थापना की। थोड़ा और फैक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि तो सिकंदर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको याद रहे। ठीक है, तो सिकंदर ने एक मकसुदुनिया शहर की स्थापना की थी। मकसुदुनिया शहर की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, मकसुदुनिया शहर की स्थापना इन्होंने की। डन, क्लियर पॉइंट। इसके गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन था? अरस्तु। कौन थे गुरु? अरस्तु जी को गुरु मानते थे अपना। गुरु कौन था? अरस्तु जी। क्लियर, डन। भारत में सिकंदर किस रास्ते से आया था?
तो भारत में सिकंदर, ये प्योर फैक्ट लिखवा रहा हूं बेटा, प्योर फैक्ट है, प्योर फैक्ट इसे कहते हैं, प्योर फैक्ट। हट जा जा भाई। सिकंदर भारत खैबर दर्रे से आया था, खैबर दर्रे से आया था। और पहला आक्रमण इसने किया था, किसके खिलाफ किया था? तो फर्स्ट अटैक, पहला आक्रमण, पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा, राजा अंबी, क्या था जी? राजा अंबी, तक्षशिला का राजा, राजा अंबी से इनका पहला क्या हुआ, इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, क्लियर, डन। अगर हम बात करें जो पहला प्रतिरोध किसने किया था, तो पोरस के राजा ने इनका प्रतिरोध किया था। अब पोरस पड़ता है चेलम और चिनाब नदी के बीच एक पड़ने वाला स्थान, एक राज्य था पोरस। ठीक है, क्लियर, ठीक। जब सिकंदर जा रहा था तो सिकंदर ने जाते समय दो राज्यों की, दो नगरों की क्या किया, दो नगरों को स्थापित किया। एक था बुकाफेला और दूसरा निकैया। क्या था? बुकाफेला, दो नगरों की स्थापना की थी बाद में। बुकाफेला और दूसरा निकैया। जाते समय भी इसने दो नगरों को बसाया था, एक था बुकाफेला और एक था, इन्होंने क्या बसाया था? निकैया। जो पहला है बुकाफेला, वह इसने अपने घोड़े के नाम पर रखा था। किसके नाम पर था? ये झेलम नदी के किनारे था, झेलम नदी के किनारे था और घोड़े के नाम पर, इसके घोड़े के नाम पर था ये नाम। यह घोड़े के नाम पर था। वहीं जब हम बात करें तो जो दूसरा नगर है निकैया, यह जब इसने पोरस को जीता था उसकी याद में इसने बनाया था निकैया। क्या बसाया था? दो नगर बसाए थे पोरस विजय की याद में, पोरस विजय। पोरस विजय की याद में इन्होंने इसको स्थापित किया। ठीक है, क्लियर। एक और इंपोर्टेंट फैक्ट लिखेंगे आप कि सिकंदर की अंतिम विजय क्या थी, कौन सा जो राज्य था जिसे उसने अंतिम जीता था। तो भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य थी। तो सिकंदर की अंतिम विजय, यहां लिखता हूं बेटा, थोड़ा यहां करता हूं ना, समझ लेना। तो सिकंदर की अंतिम विजय, अंतिम भारतीय भूभाग पर पाटल थी। कौन सा राज्य था? पाटल प्रदेश था, पाटल राज्य लिख देते हैं, पाटल राज्य था। जो अंतिम प्रदेश सिकंदर के द्वारा जीता गया था, कौन सा था? पाटल प्रदेश। ठीक है, तो सिकंदर दूसरा विदेशी आक्रमण था। पहली चीज, फर्स्ट तो ईरानी थे, सेकंड कौन था? प्रथम यूरोपीय था और सेकंड विदेशी था। इसमें कोई बट होनी नहीं चाहिए, सेकंड विदेशी था और फर्स्ट यूरोपीय आक्रमण था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म एक अलग देश में हुआ था, मृत्यु एक अलग देश में हुई थी और जो अंतिम संस्कार था वो एक अलग देश में हुआ। तो हमने बात की मकसुदुनिया में जन्म था, मकसुदुनिया में हुआ था, तो जन्म यहां पर लिख सकते हैं, मृत्यु हम लिख चुके हैं, और इनकी जो अंतिम संस्कार था वो अफ्रीका में हुआ था। अंतिम संस्कार कहां हुआ था जी? अफ्रीका में। ठीक है, तो अंतिम संस्कार अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका में सिकंदरिया एक प्लेस है, क्या? सिकंदरिया, वहां पर ये हुआ था। क्लियर पॉइंट, डन। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल सिकंदर से रिलेटेड और ईरान का कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द लास्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।